हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में दूसरी यूनिट लिपिड्स पढ़ेंगे। लिपिड्स क्या है इसके विषय में हम लोग जानते हैं क्या है ये, इसको हम देखेंगे। लिपिड्स को वैसे हम दूसरे भाषा में वसा यानी कि फैट कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा कि लिपॉस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, अगर देखा जाए, जिसका अर्थ है फैट। क्या है जिसका अर्थ? फैट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम लिपिड्स उन्हें कहेंगे जो वसा और जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले फैट यानी वसा हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? लिपिड्स कहेंगे। लिपिड्स पौधों तथा जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अवयवों में लिपिड्स का स्थान प्रमुख होता है, और पौधों तथा जंतुओं में उपलब्ध वे रासायनिक एवं कार्बनिक पदार्थ हैं जो जल अविलेय होते हैं। ये क्या होते हैं? हम कह सकते हैं कि लिपिड्स जो होता है वो अनडिज़ॉल्वेबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि या घुलनशील होते हैं, अविलेय होती हैं। इसके साथ साथ क्या है कि लिपिड्स के और क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इसको हम कह सकते हैं कौन सा फैट होता है और किस प्रकार से ये लाभकारी होते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपसे, जब तक हम इसके इंट्रोडक्शन के विषय में और चर्चा करेंगे, इनके जान लेते हैं कि इस चीज़ को किन्होंने, लिपिड्स को सर्वप्रथम किसने दिया था, क्या नाम दिया था, और उसके उपयोग या प्रयोग किस प्रकार से होते हैं। इसको देखा जाए तो ब्लूर ने, अगर देखा जाए तो ब्लूर ने इसे 1943 ईस्वी में सर्वप्रथम दिया था, जिसका नाम दिया था इन्होंने लिपिड। क्या दिया था? लिपिड दिया था। लिपिड का अर्थ आप जानते हैं क्या है? फैट होता है, जो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के लिफॉस से लिया गया। इसके साथ साथ क्या होता है, ये आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं आपसे बता दूं कि लिपिड्स हमारे शरीर के अंदर और वनस्पतियों के अंदर, अगर हम लिपिड्स की बात करें तो ये पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर भी कह सकते हैं, जंतुओं में, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। और दोनों में किस रूप से पाए जाते हैं? ये फैट के रूप में पाए जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे कार्बनिक पदार्थों के आवासीय अम्लों को जानते होंगे जो कि इनके साथ जुड़ करके, वनस्पतिक रूप से जुड़ करके इनका निर्माण करती है। जैसे मैं आपसे बता दूं कि वसी अम्लों का जो ग्लिसरॉल के साथ बने एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, मैं इसे और विस्तृत आने वाले समय में जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसको और बेहतर तरीके से बताएंगे। ये होता कैसे है? अगर देखा जाए, जल में अविलेय हैं, और साथ में क्या होता है कि ये जो है चिकनी होती है, यानी तैलीय होती है, ग्रेजी होती हैं और ऑयली होती हैं। क्या होती हैं? आपका ग्रेजी होती हैं और ऑयली होती हैं। इनमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ये, अगर हम देखें तो जल में अविलेय होती हैं, और क्या होता है, अल्कोहल में, मेथिल अल्कोहल में ये क्या होती हैं? विलेय होती हैं। इसके साथ साथ क्या होती हैं कि ये जो है तेलीय और चिकनी होती हैं, चिकनी और तैलीय पदार्थ होती हैं। और इसके साथ साथ जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड से हमें ऊर्जा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलती है। आप लोग जानते होंगे कि लगभग 1 ग्राम
वसा से 1 ग्राम वसा से हमें लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से लिपिड्स हमारे जीवन में अगर देखा जाए ऊर्जा की दृष्टिकोण से तो सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होती हैं या अवयव होती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ साथ ये आपके शरीर के अंदर आप देखेंगे तो स्टेरॉइड्स के रूप में, स्टेरॉल्स के रूप में वनस्पतियों में भी और जंतुओं के शरीर में भी स्टेरॉल्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि अर्गोस्टेरॉल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। आप जानते होंगे कि अर्गोस्टेरॉल और आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल से आप भली भांति जानते हैं कि आज मैक्सिमम लोग फास्ट फूड खाने की वजह से काफ़ी बीमारियों से संग्रह करने पर कोलेस्ट्रॉल की बढ़े हुए मात्रा के शिकार होते हैं। इसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं, जैसे स्टेरॉल्स तो होते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स होते हैं। वह हार्मोन्स क्या होते हैं, वो जो हार्मोन्स होते हैं जो कि वसा रिलेटेड होते हैं, वसा विलेय होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं आपके सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और सेक्स हार्मोन्स जो कि वसा विलेय होते हैं, वसा विलेय होते हैं। कुछ विटामिन्स होती हैं, आप जानते हैं विटामिन्स होती हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं, वसा विलेय होती हैं। कौन सा होता है, विलेय होती हैं, कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं एडेक। क्या कहते हैं, एडेक, ADEK। ये क्या होते हैं, आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि आपका वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं B और C। ये आपके B और C जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके साथ साथ क्या होती है कि इसमें जो है, अब इसके द्वारा हमको मिलती कैसी चीज़ें हैं, क्या बनती है, कहाँ से होता है, इसके विषय में थोड़ा सा हम जान लें। तो आप देखते होंगे कि जो आपका लिपिड्स है, इस लिपिड्स के माध्यम से जो इसका महत्वपूर्ण भाग है या महत्वपूर्ण रूप से आप देखें तो लिपिड्स जो होती हैं उन लिपिड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे आप मछलियों के चेहरे देखते होंगे या आपके जो कोशिकाएँ हैं, आप सेल पढ़ भी रहे हैं तो सेल में आप देखते होंगे, सेल के विषय में अगर आप पढ़ेंगे या कोशिका के विषय में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोशिका का निर्माण जब होती है तो वो कुछ मेम्ब्रेनों से मिलकर के बनती है। कुछ जैसे जो आपके कोशिका की जो ऊपरी परत होती है, जैसे ये आपका सेल है, इसके जो आप यहाँ पे बीच में देखेंगे तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहिए या फिर पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये बनती कैसे हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए से मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है पूरी मेम्ब्रेन 75 से लेकर के, अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो 75 to 100 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो 75 एंगस्ट्रॉन को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका अपर प्रोटीन होती है, अपर इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है और यहाँ पर भी प्रोटीन पाई जाती है मेम्ब्रेन में। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है आपका फास्फोलिपिड्स। क्या होती है, फास्फोलिपिड्स होती है। तो फास्फोलिपिड्स, इसको हम और बड़े में थोड़ा सा कर लें तो शायद अच्छा लगेगा। फास्फोलिपिड्स, और इधर प्रोटीन होती है, यहाँ पर भी प्रोटीन होती है। तो जो एंगस्ट्रॉन के आधार पे अगर हम देखें तो एंगस्ट्रॉन के आधार पे देखें तो 20 एंगस्ट्रॉन अपर और 20 एंगस्ट्रॉन लोअर होती हैं जो कि आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। बाकी 75 एंगस्ट्रॉन आपका फास्फोलिपिड्स ही पाया जाता है। ये फास्फोलिपिड्स जिसके अब ये हम कह सकते हैं कि इसके बगैर, फास्फोलिपिड्स के बगैर हम मेम्ब्रेन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी उपयोगी चीज़ें होती हैं लिपिड्स को लेकर के हमारे लिए यहाँ पर। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ लिपिड्स में आप देखेंगे
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती हैं इनको लेकर के, और इनमें आप ये इसको आप ले लिए, जैसे फास्फोलिपिड्स को लेकर के आप बात करते हैं। इसके साथ साथ आपका पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, गोंद होती हैं, जो आप देखते हैं, आप देखे होंगे कि कभी कभी पौधों में लाह टाइप का आप देखते हैं कि वो तरल पदार्थ निकलती रहती है, या जो आप देखेंगे लाशे की तरह वो आपको चिपचिपापन दिखाई देती है, चिकनापन रहता है। ये सब इनके लिए उत्तरदायी होती हैं और ये इस प्रकार से प्रभावित होती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई आपके लिपिड्स के परिचय के विषय में हो गई। अगर हम इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं, अगर डिफिनीशन के विषय में देखा जाए तो हम इस पे डिफिनीशन को कहते हैं, इस आधार पे इसका डिफिनीशन दे सकते हैं हम। लिपिड्स कार्बनिक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण विषमांगी समूह है जो जल में अविलेय अथवा अत्यल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बनिक टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन एवं गर्म एथिल तथा मेथिल अल्कोहल में विलेय होते हैं। इस प्रकार ये जल अस्नेही होते हैं। ये इस प्रकार से जल अस्नेही होते हैं। इसके साथ साथ क्या होते हैं, इनके कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम इनको कह सकते हैं कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे आपसे बता दें कि ये पदार्थ जल अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये वसी अम्लों के वास्तविक एस्टर्स हैं। ये जंतुओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये चिकने होते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊं आपसे कि आप लोग विटामिन डी के विषय में आप लोग जानते होंगे। विटामिन डी का स्रोत हम लोग मैक्सिमम यही जानते हैं कि हमें कहाँ से मिलती है। विटामिन डी का स्रोत हमें मिलती है सूर्य के प्रकाश से, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो आपका कैल्सीफेरॉल का निर्माण होता है, जो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल का, जो इस प्रयोग होता है वो इसी लिपिड्स के थ्रू होता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि लोग धूप लेने के लिए मार्केट इसमें बाहर जाते हैं, या बच्चों का मालिश किया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनका जब मालिश किया जाता है नवजात शिशुओं का, तो उनको धूप दिखाने की जो बात कही जाती है कि सुबह का धूप दिखाया जाए, तो वो क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो क्या करती हैं कि कोलेस्ट्रॉल या अर्गोस्टेरॉल के ऊपर पड़ के ये कन्वर्ट करती हैं D1 D2 जो है वो विटामिन्स के आधार पे। उसमें क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट किरणों में वहाँ के कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर ये रिएक्ट होती है और वहाँ से वो विच्छेदित करके वो उनके मॉलिक्यूल्स को या तो वहाँ से रिमूव करती हैं, उनकी श्रृंखलाओं को रिमूव करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे विटामिन डी का निर्माण होता है। जब विटामिन डी का निर्माण होता है तो उसी विटामिन डी से हमारे शरीर के अंदर आप अस्थि के माध्यम से देखा जाए तो एक मजबूती मिलती है, एक आधार मिलता है। यही कारण है कि हम विटामिन डी को हम मानते हैं कि सूर्य के माध्यम से मिलता है, सूर्य ही इसका स्रोत है। जबकि विटामिन डी क्या है, हमारे बॉडी के अंदर संग्रहित होती है। और वो चीज़ें कैसी आती हैं, वो आती हैं हमारे शरीर के अंदर फैटी चीज़ें जो उपस्थित होती है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वसा के रूप में फैट क्या होता है, अगर वसा क्या होती है, स्टोर एनर्जी, यानी कि हम कह सकते हैं भंडारित ऊर्जा। स्टोर एनर्जी के रूप में ये क्या होती हैं, एनर्जी के रूप में जो है ये यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर संग्रहित होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कब काम देती हैं, जैसे हम उपवास के समय हो और या हम बीमारी की अवस्था में हो। जब हम बीमार होते हैं जिस दशा में, तो बीमार की दशा में क्या करते हैं कि बीमारी अवस्था में हमारे शरीर से सिर्फ ऊर्जा लॉस होती है। ऊर्जा क्या होती है, ख़त्म होती है, गिरती है, बन नहीं पाती है, क्योंकि हम बाहर की तरफ से एक्सटर्नल रूप से कोई चीज़ें नहीं लेते। जबकि अगर देखा जाए कि और इसके लिए किसी भी शरीर को ठीक होने के लिए उसकी स्वयं की क्षमता इम्पोर्टेंट रखती है। मैं आपसे बता दूं कि दवा कोई ऐसी दवा नहीं किसी रोग को ठीक कर सके,
बस दवा किसी रोग को होल्ड करती है, रोकती है। आपकी बॉडी उसे धीरे धीरे कवर करने लगती है और जो इम्यूनिटी सिस्टम आपकी है वो इस प्रकार से उसके प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता पैदा उत्पन्न करती है, जिससे कि उस रोग के ऊपर हावी होती है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा उतनी मात्रा में नहीं रहने पर, जब आप उपवास की अवस्था में रहते हैं, तो हमारे तमाम प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर जो है और भी प्रभावित रूप से आना प्रारंभ करते हैं। तो इस दशा में क्या करते हैं, जब ये ऊर्जा खत्म होती है बीमारी की अवस्था में, तो वसा माध्यम बनती है और वसा के द्वारा, चूँकि ये क्या है, स्टोर एनर्जी है, तो स्टोर एनर्जी होने के कारण जो है क्या होती है कि यहाँ से एनर्जी हमें मिलती है। अब आपसे मैंने बताया था कि 1 ग्राम वसा लेने पर कितना आता है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इस ऊर्जा को हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं, और आसानी से उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम क्या होगा, हमारी बॉडी चल सकती है, रह सकती है। यही एक कारण होता है। कहा जा सकता है कि एक दुबले पतले आदमी की अपेक्षाकृत एक मोटा आदमी यदि उपवास की स्थिति में रहता है तो वो अधिक समय तक जीवित रह सकता है। इसके साथ साथ क्या है कि आप ये भी देखते होंगे कि जब आप बीमारी अवस्था में पड़ते हैं और मोटे हट्टे कट्टे रहते हैं, जब आप उपवास स्थिति में आते हैं तो एनर्जी क्या होती है, वो धीरे धीरे आपके शरीर को गलाना शुरू कर देती। गलता नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि जो वसा है, जो फैट है, वो एनर्जी देने के लिए कन्वर्ट होती है, ऊर्जा के लिए जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। वो सीधे मसल्स के द्वारा या आपके इसमें ग्लूकोज के द्वारा, फ्रक्टोज के द्वारा सीधे आपके एनर्जी से कनेक्ट होती है, और एनर्जी से जुड़ने की वजह से, कनेक्ट होने की वजह से, जुड़ने की वजह से हमारे शरीर को एक क्षमता, एक ऊर्जा प्रदान करती है किसी भी चीज़ से लड़ने और उससे जो है आगे फाइट करने में उपयोगी होती है। ये चीज़ें आपकी बनती है जो कि लिपिड्स के अंतर्गत आती हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं कि अर्गोस्टेरॉल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी आगे चल के हम बताएंगे। आप देखेंगे मछलियों का जो सेहरा बनता है वो भी जो है इन्हीं लिपिड्स के माध्यम से ही इनका निर्माण होता है। इसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं कि आपके जो खूर है, आप चूँकि प्रोटीन संश्लेषण तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके फैट के भी इन्वॉल्वेशन बनती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी। इसके साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम यहाँ पे देखते हैं लिपिड्स, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वसा का वर्गीकरण। वसा का वर्गीकरण कैसे होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। वसा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो वसा का वर्गीकरण कैसे है, इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिपिड्स। अब इस लिपिड्स के आधार पे देखा जाए तो हम लिपिड्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? एक होता है सिंपल लिपिड्स, एक होता है आपका कंपाउंड लिपिड्स, तीसरा होता है आपका डिराइवेड लिपिड्स। हम आपको इस रूप से भी जान सकते हैं। बेसिकली हम कंपाउंड लिपिड्स की तरफ नहीं जाएंगे, फैट एंड ऑयल वैक्स की तरह, यानी सिंपल लिपिड्स पे ही रहेंगे। लेकिन इसको कहते हैं एक प्रकार से होमो और इसको कहते हैं हेटेरो लिपिड्स। इसमें जोड़ दीजिएगा सब में लिपिड्स। तो इसको चूँकि सब में डिवाइड है, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें भी होते हैं, तो हम बेसिकली हम ध्यान देंगे फैट एंड ऑयल पे। ये पहला होता है इसमें फैट एंड ऑयल,
और यहाँ पे वैक्स। अब जो फैट एंड ऑयल होते हैं, एक प्रकार से इनको हम कह सकते हैं ट्राई ग्लिसराइड्स होते हैं। वैक्स में स्पर्म वेल होते हैं, वैक्स होता है, और इसके बाद आपका और भी चीज़ें इनके साथ मिक्स होती हैं। तो हम लोग इसमें आपके फैट एंड ऑयल में देखा जाए तो फैट एंड ऑयल में दो प्रकार के ट्राइग्लिसराइड्स के विषय में हम अध्ययन करेंगे। एक करेंगे सिंपल और एक करेंगे मिक्स्ड, दो चीज़ों का करेंगे। इसके साथ साथ आपके और भी जैसे चीज़ें पाई जाएंगी कि उनके प्रॉपर्टीज़ में देखी जाएगी या क्लासिफिकेशन में फास्फोलिपिड्स के अंतर्गत जो आपका आएंगे। जितने जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपाउंड लिपिड्स हैं, कंपाउंड से रिलेटेड जो होते हैं, उसमें एक न एक कंपाउंड निश्चित रूप से जो है जुड़ी रहती हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, इसका अगर हम देखें तो दो भागों में डिवाइड होती है। एक होती है आपका फास्फोलिपिड्स और एक होता है आपका इसमें ग्लाइकोलिपिड्स। लिपिड्स ये अब ग्लाइकोलिपिड्स और आपका जो है फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड से रिलेटेड कई ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, जैसे आपका आ जाएगा जो कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड होते हैं या ग्लिसराइड्स होते हैं। तो जो फास्फोग्लिसराइड्स होते हैं उसमें पाया जाता है लेसिथिन्स पाई जाती है, और वो लेसिथिन्स के माध्यम से काम करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन और भी बेहतर तरीके से कर लेंगे जब हम थियरी की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तो बेसिकली चूँकि ये समय हो रहा है टाइम इसका, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे फैट एंड ऑयल। तो ये ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग फैट एंड ऑयल के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।